नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार 15 और 16 जुलाई को राजधानी लखनऊ में कौशल ओलंपिक का भव्य आयोजन करने जा रही है। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत आयोजित होगा और इसका उद्देश्य युवाओं के नवाचारों को मंच देना है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किए गए टेक बेस्ड कौशल नवाचारों को मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राज्य के सभी जनपदों में संचालित प्रशिक्षण केंद्रों से चयनित प्रशिक्षणार्थी इस ओलंपिक में भाग लेंगे और अपने अपने प्रोजेक्ट्स, मॉडल्स, एप्स या टेक सॉल्यूशंस का प्रदर्शन करेंगे। इससे युवाओं को न केवल तकनीकी पहचान मिलेगी बल्कि इंडस्ट्री के लिए तैयार वर्कफोर्स के रूप में भी उभर सकेंगे। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि आयोजन सिर्फ जो है प्रदर्शनी नहीं बल्कि युवाओं को सशक्त करने का प्लेटफॉर्म है। जो युवा कभी बेरोजगार थे वो अब AI ट्रेंड स्किल्ड एंटरप्रेन्योर के रूप में नजर आएंगे। यह स्किल इंडिया मिशन को धरातल पर उतारने की एक सशक्त पहल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिब श्री गुरु तेग बहादुर की 350वें शहीदी वर्ष पर बहादुर संदेश यात्रा का भव्य स्वागत किया और यह यात्रा श्री गुरु सिंह सभा नाका हिंडोला से प्रारंभ होकर गुरुद्वारा श्री सदन साहिब की यह यात्रा दिल्ली के चांदनी चौक तक जाएगी। बहादुर जी महाराज के 350वें बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए जाने वाली इस बलिदान संदेश यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे सभी यहां पर उपस्थित बंधुगण, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपकी ये यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान की स्मृति को जीवंत बनाए रखने, आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और इसीलिए बलिदान संदेश यात्रा पूरे देश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग है। देश भर में बड़े बड़े आयोजन होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी कमेटी इसके लिए कार्य कर रही है और 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के लिए प्रस्थान करने जा रही है, जहां पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शहादत दिया था। यानी 350 वर्षों के इस पूरे इतिहास को एक जीवंतता प्रदान कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से। कैसा कालखंड रहा होगा जब उस समय औरंगजेब जैसा क्रूर और बर्बर शासक रहा हो और उस समय सनातन धर्म पर हो रहे हमलों को ध्यान में रख करके एक जगह नहीं, हर जगह से अत्याचार के समाचार आते थे
औरंगजेब ने तो एक संदेश ही एक इस प्रकार का एक उसका उद्देश्य ही था, किसी प्रकार से तिलक और जनेऊ को समाप्त करके सनातन धर्म को हमेशा के लिए समाप्त करो। इस्लामीकरण के जिस बड़े अभियान को लेकर के आगे बढ़ा था, उसमें सबसे पहले चुनौती उसको किसी ने दी थी? गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने दी। आप याद करिए कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस चुनौती को स्वीकार किया और क्या क्या अत्याचार नहीं हुए। भाई सतीदास के साथ में, भाई मतीदास के साथ में, भाई दयाला जी के साथ में किस किस प्रकार का अत्याचार हुआ, किस क्रूरता की सारी सीमाओं को तोड़ करके उन्होंने भय से, प्रलोभन से गुरु तेग बहादुर जी महाराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे अपने पद से कतई विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपनी शहादत दी, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी दे दी। यही शहादत की परंपरा है जिस पर वर्तमान भारत की नींव खड़ी है। आज हम स्वतंत्र भारत में दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर एक नया उत्साह है। इसकी नींव में इस शहादत है, वह बलिदान है जो चार चार साहबजादे देश और धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान करने में संकोच नहीं करते। और यही कारण है कि सत्य को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। हर काल, हर परिस्थिति में वह अपनी आप के अस्तित्व को बनाए रखता है, और यही तो हम सब देख रहे हैं। सिख गुरुओं का इतिहास भारत की उस सच्चाई को हम सबके सामने, देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है, जिस इतिहास पर वर्तमान भारत की एक सुदृढ़ नींव खड़ी है। आज जब हम 350 शहीदी दिवस कार्यक्रम के व्यापक अभियान को लेकर के, संदेश यात्रा को लेकर के यहां से चल रहे हैं, याद करना, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने चुनौती भी उतनी कठिन होती है। मैं यहां धन्यवाद दूंगा लखनऊ के अपने गुरुद्वारा से जुड़े हुए, प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को। मैंने जब पिछली बार एक कार्यक्रम में नागा हिंडोला में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना है, सबके रेट उसने तय किए हुए थे।
विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। लोग इस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। याद करना, हिंदू और सिखों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, इससे कौन बचाएगा? और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। हम सब आभारी हैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी सिख नेतृत्व का, और मैं तो धन्यवाद दूंगा दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अपने सभी पदाधिकारियों का भी। उत्तर प्रदेश के हर कार्यक्रम में उनका बहुत सकारात्मक योगदान प्राप्त होता है और उत्तर प्रदेश के हमारे ये पूरी टीम एक भाव के साथ मिलकर के कार्य करती है और यहां पे जब भी कोई आवाज हम सामूहिक रूप से आगे लेकर के चलते हैं तो एक राष्ट्रीय आवाज बनती है और वो सफल भी होती है। मुझे याद है गुरु नानक देव जी महाराज की 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर यहां पर कीर्तन का कार्यक्रम आगे बढ़ा। इसके उपरांत तो अनेक ऐसे कार्यक्रम हुए। बाल दिवस का कार्यक्रम हम लोगों ने जब कोविड कालखंड में प्रारंभ किया तो वीर बाल दिवस का आयोजन 26-27 दिसंबर के अवसर पर करते हुए यहां पर यह आवाज उठी थी कि राष्ट्रीय स्तर पर हो, और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में अखिल भारतीय स्तर पर इस आयोजन को आयोजित करने का निर्णय लिया और अब यह एक अपने आप में राष्ट्रीय आयोजन बन गया है। इतिहास को ऐसे ही जीवंत बनाया जाता है। उस सत्य को आने वाली वर्तमान पीढ़ी के सामने और आने वाली पीढ़ी के सामने इसी प्रकार के आयोजन के माध्यम से रखा जाता है और ये उसी परंपरा का हिस्सा है। आज के इस अवसर पर यह संदेश यात्रा एक शुरुआत है, यह अंत नहीं है। यह 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम की एक शुरुआत है और यह शुरुआत इस बात को बताती है कि 350वें शहीदी दिवस का कार्यक्रम उतना ही प्रभावी होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित 2 मीटिंग मेरे साथ में हो चुकी है। आगे आने वाले समय में इसकी पूरी रणनीति के साथ, बड़े कार्यक्रम के साथ अच्छे कार्यक्रम होने चाहिए। गुरु तेग बहादुर जी महाराज से जुड़े हुए जो भी स्थल उत्तर प्रदेश में, वहां पर कैसे कैसे कार्यक्रम होने हैं, इसकी पूरी रणनीति अभी से तैयार होकर के अगर हम आगे कार्य करेंगे तो यह कोटि कोटि नागरिकों के लिए, भारतीयों के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र होगा। मैं इस शहीदी संदेश यात्रा को आज शुभारंभ करते हुए
मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यह यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज सिख गुरुओं की उस महानता को, जिन्होंने देश और धर्म के लिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम योगी बोले और कहा कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, हम सबको तोड़ने की साजिश हो रही है, भय और लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है, देश का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही थी। धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे आ रहे हैं, 100 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शंस उसके 40 खातों में होने का पता चला है। मैंने जब पिछली बार एक कार्यक्रम में नाका हिंडोला में इस बात का उल्लेख किया था कि पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यशाला भारत में पशु नस्लों का विकास का शुभारंभ किया। अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ हो सकता है,
तकनीक का उपयोग करते हुए हम उसके जीवन में कैसे समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर सके, इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत भी करता हूं कि मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपने अन्नदाता किसान की समृद्धि से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण पक्ष को महत्व दिया है और आज यहां पर पधारे हैं। हम बचपन से इस बात को सुनते रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। स्वाभाविक रूप से अन्नदाता किसान की खुशहाली और उसकी समृद्धि के बगैर देश में खुशहाली नहीं आ सकती, देश में समृद्धि नहीं आ सकती। भारत जैसे देश में कृषि और पशुधन एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। जो भी अन्नदाता किसान होगा उसके घर में पशुधन जरूर होगा, और जो पशुपालक है वह खेती बाड़ी के साथ भी अवश्य जुड़ा होगा। इनका आपसी इस संबंध को ध्यान में रखते हुए अन्नदाता किसान की समृद्धि और खुशहाली के लिए पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं, आज उसी का परिणाम है कि डबल इंजन सरकार की ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश ने लिया है और आज उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर आया है। चुनौती हमारे सामने है। एफएमडी का, फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में, जिसको आप खुरपका मुंहपका की बीमारी कहते हैं, इसके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम प्रारंभ हुए, बीच में उसको फिर रोका गया। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी को कि उन्होंने सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज अपना आश्वासन यहां पर हमें फिर से दिया है। और हम इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि अपने पशुधन को हम पूरी तरीके से एफएमडी मुक्त बना करके यहां के पशुपालकों के जीवन में खुशहाली लाने में पूरा योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, हमारे मंत्री जी ने अपने विस्तृत वक्तव्य में उन सब बातों का उल्लेख भी किया, और उसके बारे में हम क्या क्या कार्यक्रम बना रहे हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह होगा कि इस पे जरूर विचार करने की आवश्यकता है कि पशुधन का संबंध वहां के फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।